हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मेरा एम है कि मैं आपको लक्ष्मीकांत की पार्ट 1 पूरी कंप्लीट करा दूँ एक वीडियो में, सो दैट आपका जो यूपी पीसीएस अभी आ रहा है या फिर यूपीएससी ही हुआ, उसके लिए हमें पता है कि लक्ष्मीकांत की इम्पोर्टेंस और इससे कैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। सो इसलिए एक वीडियो का मेन गोल ये है कि आपको पूरा वीडियो में आपको पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो जाए, रिवीजन आपका, सो दैट आपको आने वाले यूपी पीसीएस में कोई भी दिक्कत ना आए। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अपने नोट्स के थ्रू पढ़ाया है, और ये जो पार्ट 1 है इसको मैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूरा रिवाइज कराऊंगी आपकी। ये शॉर्ट नोट्स पूरे लक्ष्मीकांत से ही बनाए हुए हैं, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर 2, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In 1934, the idea of Constituent Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a prominent communist party movement in India. तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था वो 1934 में आया था। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर 1938 नेहरू डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। 1940 August offer demanded for the constitution was accepted. तो यहाँ पे अभी देखिए आप कि हमने देखा कि सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय ने सबसे पहले बात की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड हमारी कांग्रेस ने की थी, तो वो गलत होगा। हमारी सबसे पहले की थी M.N. रॉय ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। ओके, फिर 1935 में नेक्स्ट ईयर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। 1938 में नेहरू ने डिक्लेयर किया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है वो विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पीपल लाइक ब्रिटिशर्स के बिना इंटरफेरेंस के हमारा बनाना चाहिए, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब कि वोटिंग्स के राइट पे। ओके, इन 1940 उनका जो डिमांड था वो एक्सेप्ट हो गई। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड 6 years लग गए हमारे डिमांड को इनके एक्सेप्ट होने में। फिर 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, a member of the cabinet, came to India with a draft proposal for the British government on framing of the independent constitution to be adopted after the World War II. तो 1942 में हमारी क्रिप्स का मिशन आया, क्रिप्स मिशन, जिसका मेजर एम था कि उनको एक ड्राफ्ट प्रोवाइड करे जिसके थ्रू वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना सके। 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड in November in 1946 under the scheme formulated by the cabinet mission plan. So cabinet mission plan के अंडर हमारा 1946 हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो वो था 1946 में। ओके, the Constituent Assembly was partly elected and partly nominated body. However, the members were to be indirectly elected by the member of the Provisional Assemblies, who themselves elected on the adult franchise. और ये यूपीएससी का PYQ रह चुका है, इसलिए आप ध्यान दीजिए कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अगर ऐसे आता है कि वो पूरी इलेक्टेड बॉडी थी तो वो गलत होगा, वो पार्शली इलेक्टेड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी। ओके, the assembly comprises representative of all the sections of the Indian society, that is Hindu, Muslim, Sikh, Parsi, Anglo-Indian, Indian Christians, SC, STs, women और all the section of the society. फिर 9 दिसंबर 1946 में इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था, और सचिंद्र सिन्हा वॉज मेड द टेम्पररी फादर, दैट इज प्रेसिडेंट। तो ऐसा फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मतलब क्या हुआ कि फ्रेंच प्रैक्टिस में था कि जो भी हाउस का सबसे एल्डर मेंबर होगा उसको हम प्रेसिडेंट बना देंगे। तो 1946 में फर्स्ट असेंबली इसकी मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उसमें मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था, प्लस सचिंद्र सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो सचिंद्र सिन्हा को तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंच
प्रैक्टिस बना दिया था। बट 11 दिसंबर 2 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना दिया। सिमिलरली H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamacharya was elected as वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो अगर आपको पूछे कौन वाइस प्रेसिडेंट था असेंबली का, तो वो हो जाएंगे H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचार्य। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा बाद में जाके प्रीएम्बल का फॉर्म ले लेगा। ओके, फिर 2 जनवरी 1947 में रेजोल्यूशन इसका अडॉप्ट किया गया था। तो 3 जून माउंटबेटन प्लान आया जिसने डिवाइड किया इंडिया को पाकिस्तान और इंडिया में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया जिसने विच मेड द असेंबली फाइनली अ सोवेरियन बॉडी। असेंबली ऑल्सो became legislative body. Assembly became the first parliament of India, that is a free India, that is Dominion legislature. तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वही हमारी फर्स्ट डोमिनियन इंडियन की लेजिस्लेचर बनी, ओके, या फिर फ्री इंडिया की पहली पार्लियामेंट बनी। Whenever the assembly met as a constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it met as a legislative body, it was chaired by G.V. Mavlankar. तो जब भी असेंबली मीट करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, तो उसको चेयर करते थे राजेंद्र प्रसाद। और जब भी लेजिस्लेटिव कोई लॉ फॉर्म करने के लिए जब मिलती थी तो उसको चेयर करते थे G.V. मावलंकर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। इट रेक्टिफाइड इंडियाज मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन July 22, 1947. It adopted the national anthem on 24 January 1950. It adopted the national song on 24 January 1950. तो नेशनल सॉन्ग भी इसी ने अडॉप्ट किया, नेशनल फ्लैग भी इसी ने अडॉप्ट किया और नेशनल एंथम भी इसी ने अडॉप्ट किया। और उसने ही पहले हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जो कि थे राजेंद्र प्रसाद। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 कंटेन अ प्रीएम्बल। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट जब बन के कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन के तैयार हुआ, तो वो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। और उसमें कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे, 945 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। और इसके सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड शॉर्ट टाइटल contained in Article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 380, 388, 391, 392, 90 and 393 came into force from 26 November 1949 से ही वो फोर्स में आ गया। फिर अगर बात की जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो वो थे B.R. अम्बेडकर। स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे हमारे राजेंद्र प्रसाद और यूनियन पावर कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू। और जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सरदार पटेल। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमारी फॉर्म हुई थी उसमें 7 मेंबर्स थे, ओके, और वो कौन कौन थे? B.R. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला एंड माधव राव। उन्होंने रिप्लेस किया था B. मिटर को। T.T. कृष्णमाचार्य, ये सारे हमारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसमें, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। तो मैं एक और बार रिवाइज करा देती हूँ आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में भी ये बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ था। तो सबसे पहले दिखाया है कि 1934 में ही M.N. रॉय ने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रख दी थी इंडियन ब्रिटिशर्स के सामने। फिर 1935 में नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर 1938 में नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। फिर 1940 में उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर दिया जिसको अगस्त ऑफ़र बोला गया। फिर 1942 में क्रिप्स आए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए एक प्रपोजल रखा। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान बना जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया 9 नवंबर 1946 में।
जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हाफ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। इसके अंदर सारे इसके रिप्रेजेंटेटिव हर कम्युनिटी से हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से थे, जैसे कि हो गए हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चनरीज, हर जगह से हो गए। ओके, फिर जब इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 में, और उस मीटिंग में हमारी मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था। ओके, फिर 11 दिसंबर को इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया। उससे पहले 9 दिसंबर को जो अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच प्रैक्टिस इन्होंने सचिंद्र सिन्हा को प्रेसिडेंट बना दिया था टेम्प्रेरी बेसिस पे, और 11 दिसंबर को इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट कर लिया, जो कि थे H.C. कृष्णमूर्ति एंड H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी। ओके, फिर उन्होंने 13 दिसंबर, देख रहे हो कि 2-2 दिन के गैप, मतलब 2-2 दिन पे ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, जो हमारे लेटर जाके प्रीएम्बल का फॉर्म दिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एम क्या था कि एक बार को क्लियर करना कि हमारा ये जो असेंबली जो पैक्ट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका मेजर गोल क्या है, या फिर हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए उसके अंदर क्या क्या बेसिक फीचर्स है जो कि हाईलाइट होना ही चाहिए। ओके, फिर 22 जनवरी को इनका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर 3 जून को माउंटबेटन प्लान आया, जिसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और में डिवाइड हो गया। फिर जब भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी तो उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे, बट जब भी एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी तो उसको जी.वी. मावलंकर चेयर करते थे। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ और फंक्शन परफॉर्म किए, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करना, नेशनल एंथम अडॉप्ट करना, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करना, और इन्होंने ही राजेंद्र प्रसाद को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया था। फिर कमेटी के कुछ इम्पोर्टेंट मेंबर्स की बात की कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड B.R. अम्बेडकर थे, स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद एंड यूनियन पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सरदार पटेल। फिर जो 7 ड्राफ्टिंग मेंबर थे जिन्होंने मिलकर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो थे B.R. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, माधव राव एंड कृष्णमाचारी। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि चैप्टर 3 हमारा लक्ष्मीकांत का, जो कि है सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेलियंट फीचर्स हैं, वो क्या क्या हैं। ये मोस्टली ये मेजरली मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, यूपीएससी मेंस के लिए इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत सारे सोर्सेज से बना हुआ है, इसमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेसिस पे बना हुआ है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। फिर ये सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिंथेसिस है, मतलब ना ही हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, ना ही जुडिशियल सुप्रीमेसी है। फिर ये इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है हमारे इंडिया का सेलियंट फीचर, और सिंगल सिटीजनशिप भी प्रेजेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है जो भी सोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार PYQ में पूछा हुआ है, UPCS में प्री में उसके, कि सोर्स क्या है और कौन सा फीचर हमने कहाँ से बोरो किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आधे से ज़्यादा तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही बना हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या लिया है, फेडरल फीचर लिया है, ऑफिसर ऑफ गवर्नर लिया है, जुडिशरी लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लिए है, और भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ब्रिटिश से हमने क्या क्या बोरो किया है, वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म। ये अच्छा, ये सब आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लिख के लगाना पड़ेगा, तब जाके याद होगा ये सब। और ये सब में प्रोबेबल क्वेश्चंस आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
तो मैं चाहती हूँ कि आप इस सब पे फोकस करो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या लिया है? फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू सिस्टम, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारे फीचर्स हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि वो हो गया फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमने मोस्टली तो हमारा ब्रिटेन का ही सिस्टम है, बट ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है कंपेयर टू जुडिशियल सुप्रीमेसी, और यूएस में हमारे जुडिशियल सुप्रीमेसी है। तो हमने यूएस से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया, ना कि जुडिशियल सुप्रीमेसी। फिर जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम लिया। फिर कैसे प्रेसिडेंट को हम इम्पीच कर सकते हैं, ये भी हमने यहीं से लिया, बिकॉज ब्रिटिश में तो क्राउन होता है, किंग या फिर क्वीन होते हैं जिसको हम इम्पीच नहीं कर सकते। फिर रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव करेंगे, और पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट। ये सब हमने आयरिश सिस्टम से लिया। ओके, एक और बार रिवाइज करते हैं। डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा। ओके, कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा से? 12। और कौन कौन से उसमें वो लोग नॉमिनेट होते हैं? लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, ये सर्विस है। ओके, एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ये बहुत ध्यान रखें कि जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, ये आप बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर यूएसए समझ जाते हैं। ओके, फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया स्ट्रॉन्ग सेंटर के जो पॉइंट था वो। फिर वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ये भी हमारा स्टेट का गवर्नर है वो सेंटर नॉमिनेट करेगा या फिर अपॉइंट करेगा। फिर एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो एडवाइजरी नेचर है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, वो भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली, फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिया, कॉमर्स लिया। ओके, फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया? जैसे हमने कॉन्करेंट लिस्ट का फॉर्म फंडा लिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का लिया, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस का भी हमने जो पॉइंट है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फिर वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया। और यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली, जैसे कि आइडियाज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का आइडिया हमने वहाँ से लिया। रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। साउथ अफ्रीकन से हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा लिया। एंड जापानीज से हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिया। ओके, एक बार और आप इसको जब रिवाइज करेंगे, इस चैप्टर में तो मेजरली जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि सेलियंट फीचर्स कौन कौन से हुए और कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, यही है थर्ड चैप्टर में इम्पोर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे हमने 2 चैप्टर कवर कर लिया, मुझे नहीं लगता हमें 15 मिनट से ज़्यादा लगा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द 4th चैप्टर विच इज़ प्रीएम्बल। एंड इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लोग देखे ही है, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसी हो। ओके, फिर सबसे पहले प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या होता है? जो हमारे जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे फ्रंट में लगा होता है, जो हमें उसका ऑब्जेक्टिव बताता है, मोशन बताता है, वो उसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टू अडॉप्ट विद द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो हमारे किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब पास किया था? 11 दिसंबर 1946 को। ओके, ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। ये हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन हो चुका है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि हु रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। It has been amended by the 42nd Constitution Amendment, which added 3 new words: socialist, secular and integrity. So हमारे प्रीएम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया है और उसमें 3 वर्ड का एडिशन हुआ है। कौन से वो वर्ड है? सोशलिस्ट,
सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, तो कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल, फिर हमारे प्रियम्बल में कुछ कीवर्ड्स है उसको हम देखेंगे, उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, और फिर हमारे जो की इम्पोर्टेंट सब केसेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल से रिलेटेड उसके बारे में देखेंगे। ओके, so starting with the first keyword, that is sovereign. Sovereign implies that India is neither dependency nor dominion of any other nation but an independent state free to conduct its own affairs. So sovereign हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल बोलता है वो उसका मतलब क्या है कि हम ना ही किसी पे डिपेंडेड है ना ही किसी के डोमिनियन में है, और हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, और हम अपने आप हमारा जो खुद का अफेयर्स है या हमारे खुद के डिसीजन वो फ्री एंड फेयर है, और वो हम डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये हो गया सोवेरियन का मतलब। फिर सोशलिस्ट का मतलब, कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन इट्स अवादी सेशन। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म। क्या मतलब हुआ कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्ट सोशलिज्म में? तो सोशलिस्ट का मतलब होता है जो हमारे वेलफेयर के लिए देखें। वेलफेयर स्टेट को हम सोशलिस्ट स्टेट बोलते हैं, जिस गवर्नमेंट या स्टेट के ये मेन रोल रहे कि उनके पीपल और सिटीजन्स की वो वेलफेयर के ऊपर ध्यान दें। ओके, तो इसमें बताया कि हम एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक मतलब कि इवन दो हम सोशलिज्म फॉलो करते हैं बट हमारे पास भी पीपल्स के पास उनका राइट है बोलने का, उनको अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करने का राइट है, ना कि हम स्टेट सोशलिज्म है। मतलब कि ऐसा नहीं हमने रख दिया है कि हमारा पूरा स्टेट एक ही बेसिस पे चलेगा, वो है सोशलिज्म। ओके, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होल्ड्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी आता है। ओके, एक बात बताती हूँ आपको, एक हो गई हमारे जो इकोनॉमी होती है हमारी इंडिया की या कोई भी स्टेट की, वो या तो पब्लिक उसको, पब्लिक नहीं आई मीन टू से गवर्नमेंट उसको होल्ड करती है, या तो वो प्राइवेटली ओन होता है या फिर ओन बाय मिक्स, मतलब बोथ, पब्लिक भी प्लस प्राइवेट। पब्लिक में हमारा गवर्नमेंट आ जाएगा, मतलब कि ये दोनों बेसिस पे अगर हो तो वो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाएगा। इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म leaning towards the Gandhian socialism। तो हमारा जो सोशलिज्म है वो किसका ब्लेंड है? वो मार्क्सिज्म का भी ब्लेंड है और गांधीज्म के भी ब्लेंड है, बट इट लीन्स टूवर्ड्स बीइंग अ गांधीयन सोशलिज्म। ओके, नेक्स्ट इज सेक्युलर, added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1946. Positive concept of socialism, that is all religions are in our country irrespective of the strength have the same status and support from the state। तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि हमारे रिलीजन, हमारी कंट्री में जो भी रिलीजन है वो सबको हम इक्वल राइट्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक रिलीजियस कंट्री है लाइक पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री अनाउंस करता है या फिर डिक्लेयर करता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मुस्लिम इस्लाम जो है वो प्रोमिनेंट रिलीजन है और बाकी सारे रिलीजन के पास उतना राइट नहीं रहेगा जितना इस्लाम के पास है। बट जबकि इंडिया हमारी एक सेक्युलर स्टेट है, जिसका मतलब है कि हमारे पास चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके पास इक्वल राइट रहेंगे और उनके राइट प्रोटेक्टेड रहेंगे। वो जो रिलीजन, जो भी सिटीजन जो रिलीजन चाहे वो फॉलो कर सकता है, ऐसा कोई फोर्सफुल कन्वर्जन भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट फीचर इज डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेटिक आप देख रहे हो बहुत बड़ा है डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेटिक डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवेरेनिटी दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। तो डेमोक्रेटिक को तो हम ऐसे ही बोलते हैं, डेमोक्रेटिक को जब से पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। मतलब पीपल के लिए ही, जो सिटीज़न है उनके लिए ही रूल है, उनसे ही रूल है और उन तक के लिए ही रूल है। ओके, सो हमारा जो ये डॉक्ट्राइन है डेमोक्रेसी का वो पॉपुलर सोवेरेनिटी पे बेस्ड है। It calls into the activity that intelligence and character of ordinary men and women
डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है हमारे में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कि द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन केस ऑफ स्विट्जरलैंड। अच्छा, डेमोक्रेसी के भी टाइप्स होते हैं, राइट। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे अंदर है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं और फिर वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो हम लोग इलेक्ट करते हैं वो डायरेक्टली वही डिसीजन लेते हैं, जैसे द पीपल ही खुद ही अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं, सपोज स्विट्जरलैंड में। और ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारी फॉर अ लार्जर पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल है या फिर रिकमेंडेड है कंपेयर टू द कंपेयर टू द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम इतनी इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी कभी ला ही नहीं सकते। ओके, सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के इन्होंने कुछ डिवाइसेस बताया, वो है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। रेफरेंडम का क्या मतलब होता है? रेफरेंडम मीन्स it is a procedure whereby a proposed legislation is referred to an electorate for the settlement of their direct votes. Okay? जैसे कि एक रेफरेंडम निकाला, जब हम लोग कोई भी स्टेट को हमारे अंडर में लेना होता है तो हम एक रेफरेंडम निकालते हैं, या फिर ऐसा होता है कि ये पॉपुलेशन है उसके अंदर डायरेक्ट उन्हीं लोग से पूछते हैं कि आपको इस पर रहना है या नहीं रहना। Initiative is a method by which people can possess a bill to the legislature for any enactment. So suppose referendum जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वहाँ के जो पीपल हैं उनको ही डायरेक्ट हमने ये बिल दिखाया, सपोज वुमेन रिजर्वेशन वाला ही है। अभी तो वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल है वो किसने, हमारे लेजिस्लेचर्स ने देखा, फॉर्म किया, बिल हमारे एग्जीक्यूटिव ने पास किया, और ऐसे वो बिल अभी बाद में वर्किंग में आ जाएगा, राइट। बट अगर हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और रेफरेंडम का प्रोसेस होता है तो ये जो बिल है वो डायरेक्ट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में प्रेजेंट होने की जगह इंडिया में प्रेजेंट होता है टू द पीपल, और फिर पीपल डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें ये चेंजेस चाहिए। सो उसको हम रेफरेंडम बोलते हैं। और एक इनिशिएटिव क्या होता है, इनिशिएटिव भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही होता है, जहाँ पे पीपल खुद ही एक बिल अपने आप से लेके आते हैं और फिर उसको पास करवाते हैं। ओके, रिकॉल इज अ मेथड बाय विच द वोटर कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म एंड ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी प्रॉपर्ली। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही एक टूल है रिकॉल, जिसमें जो वोटर्स हैं वो डायरेक्टली जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर ऑफिसर हैं उनको डायरेक्टली नॉमिनेट कर सकते हैं या फिर उनको उनकी ड्यूटी से हटा सकते हैं। Okay, next is plebiscite. Plebiscite is a method obtaining the opinion of the people on any issue of public importance. It is generally used to resolve territorial dispute. तो ये प्लेबिसाइट में क्या होता है कि जो पीपल का ओपिनियन है वो कंसीडर करके डिसीजन मेकिंग होती है। इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर and thus carry on the government and make the laws. Example, India. The principle of liberty, equality and fraternity are not treated as separate items in a trinity. और जो डेमोक्रेसी में है तीन आइटम है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, उसको एक ट्रिनिटी की तरह माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर फ्रेटर्निटी नहीं है तो इक्वालिटी और लिबर्टी भी नहीं होगा, इक्वालिटी नहीं है तो लिबर्टी और फ्रेटर्निटी भी नहीं होगा, या फिर लिबर्टी नहीं है तो इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी नहीं होगा। They forms a union of trinity in the sense that to divorce one from the other it is to defeat the very purpose of the democracy. तो ऐसा बोला जाता है कि इन तीनों में से अगर कोई भी एक नहीं रहे तो हमारे जो डेमोक्रेसी का मेन जो पिलर्स बोलते हैं वो इन्हीं तीनों को बोलते हैं। वो क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, नेक्स्ट इज रिपब्लिक। द हेड ऑफ अ स्टेट इज यूजुअली ऑलवेज इलेक्टेड और इनडायरेक्टली elected directly और indirectly for a fixed period of time. Example USA. तो रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि जो भी हेड है हमारे स्टेट का वो इलेक्ट किया जाएगा, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट. ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 years. सो हमारे जो इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, और ये कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। और रिपब्लिक
also means that two more things, vesting of political sovereignty in the people and not in the king. So हमारी जो रिपब्लिक है उसका एक और मतलब होता है कि जो भी हम लोग का सुप्रीम पावर है या फिर पॉलिटिकल पावर है वो हम लोग पीपल में दे रहे हैं, ना कि किंग में। और सेकेंड उसका एक और इम्पोर्टेंस है कि वो एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज का। रिपब्लिक का ये भी एक मेजर एम ये है कि कोई भी ऐसा ना हो कि डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े इंडिया में, हर क्लास इंडिया में इक्वल रहे। ओके, नेक्स्ट इज जस्टिस। द आइडिया ऑफ जस्टिस दैट इज सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन। तो हमारे रशियन रिवॉल्यूशन से ही हमने जस्टिस का पूरा आइडिया लिया है। नेक्स्ट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और ये तीनों को हम जानते हैं कि हमने कहाँ से लिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये जस्टिस का सिस्टम हमने सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल वो कहाँ से लिया, तो वो हो जाएगा यूएसएसआर या फिर रशियन रिवॉल्यूशन। और अगर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में पूछे तो वो हो जाएगा आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, ये PYQ रह चुका है कि लिबर्टी का क्या मतलब होता है। लिबर्टी का ये मतलब होता है कि कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं है फॉर द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। पर एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट का ये मतलब नहीं है कि आपका जो मन किया वो कर सकते हो। ऑब्वियसली सम रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगेंगे, कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। ओके, इक्वालिटी, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज। इक्वालिटी मतलब ये होता है कि हर सिटीज़न इक्वल है, ऐसा नहीं है कि वो किसी सिटीज़न को क्योंकि वो रिच है या फिर पुअर है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाए। एंड प्रोविजन एडवोकेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। फ्रेटर्निटी इज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड टू इंश्योर टू थिंग्स, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो फ्रेटर्निटी का मतलब तो ये दूसरा होता है ब्रदरहुड। हमारे फ्रेटर्निटी का मतलब है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड की डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया जाए। द वर्ड इंटीग्रिटी हैज़ बीन एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर हमारा प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, इसके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं। तो उन 4-5 केसेस को हम ध्यान से देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और हम लोग ने देख रहे हैं कि यूपीएससी में अब केसेस पे पूछने लगे, यूपीपीसीएस में सॉरी, तो एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। So, Berubari Union case, the Supreme Court specifically opined that preamble is not a part of the Constitution. So, Berubari Union case में क्या बोला कि नहीं है पार्ट। फिर केशवानंदा में बोला कि preamble is a part of the case Constitution। फिर LIC of India केस में बोला कि the Supreme Court held that preamble is an integral part of the Constitution or status of preamble like any other part of the Constitution. The preamble also enacted by the Constituent Assembly, but after the set of the Constitution was already enacted. The preamble is neither a source of power to legislation nor a prohibition for the power of legislation. So जो भी ऐसा नहीं है कि जो preamble में लिखा हुआ है वो उसको ऐसा कोई भी ये बोल सकता है कि ये तो मेरा पावर है या मेरा राइट है और ये मुझे नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली यू कैन कंप्लेन, बट ये आपके सोर्स ऑफ पावर नहीं माना जाएगा और भी आपको इसका प्रूफ देने पड़ेंगे। It is non-justiciable, that is, these provisions are not enforceable in court of law. ये non-justiciable हुआ। Okay, next chapter is no sorry not next chapter, एक और चीज़ है amendability of the constitution। एक ही बार amend हुआ है। preamble can be amended, हमारे preamble को भी amend कर सकते हैं। एक बार हमने उसको amend किया है 1976 में for that is the 42nd amendment जिसमें हमने social secular integrity ऐड किया था। Okay, next chapter is Union and Territory and I think so ये chapter 4th है, नहीं chapter 5th है, Union and its Territory, और next chapter is Citizenship, right? Yes. Article 1 describes India, that is Bharat, as a union of state rather than a federation of state. So हमारा जो फर्स्ट ही आर्टिकल है वो क्या बोलता है, इंडिया दैट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब बहुत सारे स्टेट्स का एक यूनियन को हमने इंडिया बना दिया है, ना कि फेडरेशन। ऐसा नहीं है कि हर पार्ट अलग अलग है उसके।
The first schedule of the Constitution lists the name of the states and state territories. The phrase in Union of State has been preferred for the Federation of State for two reasons. One, the Indian Federation is not result of an agreement. Federation तब बोलते हैं हम तो कोई agreement हुई हो different states के बीच में. Among the states like America, and second, the states have no right to secede from the Federation. Indian Federation. Okay? So हमने क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला ना कि फेडरेशन, उसके दो रीज़न है. पहला, तो हमारे स्टेट्स के बीच में ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं हुई थी कि आप इंडिया में पार्ट ले रहे. जैसे ही ब्रिटिशर्स छोड़ के गए, मोस्टली ऐसा ही हुआ कि पूरी इंडिया यूनाइट हो गई और कुछ जो नहीं हुए थे उनको ज़बरदस्ती या किसी तरीके से एक तरह से यूनाइट कर लिया गया. फिर द सेकेंड थिंग इज़ कि हमारे जो स्टेट्स हैं उनके पास कोई राइट नहीं है वो इधर से सीड करने का इंडिया से, जबकि अमेरिका में जो स्टेट्स हैं उनके पास इंडिविजुअल राइट्स है कि वो जब चाहे तब वो पार्ट ऑफ यूएसए छोड़ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, टेरिटरी दैट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम. सो हमारे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 जो इंडिया की टेरिटरी है वो 3 चीज़ों से बनी हुई है. क्या क्या हो गए? वो जो भी टेरिटरी एरिया हमारे स्टेट का है वो, जो भी यूनियन टेरिटरी का है वो, और जो भी तीसरा हमने एक्वायर किया है वो. द नेम ऑफ द स्टेट्स इन द यूनियन टेरिटरीज एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट कैन बी आर मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसमें हमारा ये सारे स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है. आर्टिकल 1. तो अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 1 to 4 हमारे यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं. तो लेट्स सी कि आर्टिकल्स क्या क्या है. आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट rather than a federation of state. This provision deals with the two things. One, name of the country, and second is its polity. Then the second article, अभी तो हमने वो डिस्कस कर लिया. आर्टिकल 1. आर्टिकल 2 states that grant to power to the parliament the power to admit into the Union of India new states, the power to establish new state, सो हमारा जो आर्टिकल 2 है वो क्या पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को कि वो कोई भी इंडियन स्टेट है उससे न्यू स्टेट एडमिट उसको कर सकते हैं, प्लस कोई भी स्टेट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है उससे न्यू स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है. Article 3 deals with Parliament to form a new state by separating a territory from any state or uniting or two states or part of the states by uniting any territory to a part of any other state. So Article 3 states that कि हमारे जो जैसे कि इंडिया का कोई भी 2 रीजन है उसको हम यूनाइट कर सकते हैं, राइट. तो मैंने इंडिया की जो भी 2 रीजन है वो विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 3 वो दो स्टेट्स को या चाहे तो स्प्लिट कर सके, जैसे कि आंध्र प्रदेश को स्प्लिट करके तेलंगाना बन गया था, या ऐसा कर सकते हैं या फिर यूनाइट भी कर सकते हैं. इंक्रीज सो हमारा आर्टिकल 3 में कौन कौन सी पावर दी गई है हमारे पार्लियामेंट को, वो है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट एंड ऑल्टर द नेम ऑफ द एनी स्टेट. तो ये हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स 3 हमें ये बताते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसके पास 5 पावर्स है. एक पहली पावर हो गई कि वो अपने आप से कोई भी टेरिटरी को सेपरेट करके 2 स्टेट बना सकता है या फिर कोई भी और स्टेट को अपने अंदर इस्टेब्लिश कर सकता है. सेकेंड इज़ दैट इसके पास पावर है कि वो अपना एरिया को इंक्रीज़ कर सकते हैं. फिर थर्ड इज़ दैट वो उसके पास जैसे कि इंक्रीज़ करने का पावर है उसी के साथ साथ उसको डिक्रीज़ करने का भी पावर है. और फिफ्थ ये कोई भी स्टेट का नाम भी चेंज कर सकते हैं. The above changes can be introduced in Parliament only with the prior recommendation of the President. जो भी changes है ये only with the recommendation of President उसके बाद ही होगा. ओके, तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट अलाउ करेंगे तो हम ये सारे चेंजेस हमारे पार्लियामेंट में कर सकते हैं. The President has to refer some of the state legislature concerned for expressing its view with a specified period. The power of the Parliament to form a new state includes the power of
power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory. So हमारी जो पावर है पार्लियामेंट के पास स्टेट बनाने की, वो हर दो स्टेट में से एक स्टेट बनाने की भी है और उनमें से अलग करने की भी है. The president is not bound by the views of the state legislation. तो जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको स्टेट लेजिस्लेचर की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है. ओके. The constitution authorized the parliament to form new states or alter the area boundaries or name of the existing states. India is rightly described as an indestructible union of destructible states. तो हमारे जो states है उसको हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब तोड़ करके स्प्लिट कर सकते हैं, बट हमारा जो इंडिया है उसको नहीं स्प्लिट कर सकते, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है. Then Article 4. The Article 4 declares that laws made for admission or establishment of new state and formation of new states and alteration of areas boundaries or the name of the existing state. Article 3 are not to be considered as amendment to the Constitution under Article 368. तो जो हमारा आर्टिकल 4 है वो क्या बोलता है कि हमारे जो भी ये सब लॉज से बन रहे हैं, हमारे स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं, बाउंड्री के चेंजेस आ रहे हैं, स्टेट के नंबर में चेंजेस आ रहा है, उसके लिए हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. सच लॉ कैन बी पास बाय ए सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय ए सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. तो ये सारे लॉज जो हमारे स्टेट को एडमिनिस्टर करते हैं या फिर डिलीट करते हैं या फिर उसके एरिया को स्प्लिट करते हैं, वो सीधे हमारे सीधे वो सिंपल मेजॉरिटी से ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू एंटर कर सकते हैं. वेरियस कमीशन इन इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनिटीज. बहुत सारे कमीशन हमारे फॉर्म हुए थे फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. सबसे पहले बात करते हैं धार कमीशन की. तो धार कमीशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस. तो हमारे धार कमीशन ने सजेस्ट किया कि हमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है, उनको ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिकली डिवाइड कर देना चाहिए. अकॉर्डिंगली इन जून 1948 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड लिंग्विस्टिक प्रोविजंस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ S.K. Dhar to examine the feasibility. The commission submitted its report in 1948 and recommended that the organization of state and of the basis of administrative convenience rather than linguistic convenience. तो उन्होंने क्या बताया कि ज़्यादातर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है कंपेयर टू जो भी लिंग्विस्टिक फैक्टर है उसके बेसिस पर. JVP कमेटी. सो इट consisted of Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhai Siyarama and hence was popularly known as JVP committee. इन्होंने फॉर्मलाइज किया है, फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन से. तो इनका जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स था वो ऑन द बेसिस ऑफ ये लैंग्वेज चाहते थे, पर इसको गुजरात ने रिजेक्ट कर दी. हाउएवर इन अक्टूबर 1953 Government of India forced to create the first linguistic state known as Andhra Pradesh. But कुछ लीडर्स हमारे पिट्टू स्वामीनारायण समथिंग नाम ऐसे ही था, उन्होंने स्ट्राइक की और उसकी वजह से हमें हमारा फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट मिला, वो था आंध्र प्रदेश. फैजल अली कमीशन स्टेटेड दैट 3 members of the state organization commission under the chairmanship of Fazal Ali. It others two members were K.M. Panikkar and K.M. Kunzuru. Submitted its report in 1955 and broadly accepted the language as a basis of reorganization. और इन्होंने क्या बोला कि हाँ लैंग्वेज के बेसिस पे हम रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं. It rejected the theory of one language one state. इन्होंने बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पे कर सकते हैं, बट ये मत थियरी लगाए कि एक लैंग्वेज का एक स्टेट. ओके. द कमीशन सजेस्टेड अबॉलिशन ऑफ द 4 क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी. और ऐसे फिर हमारे जो स्टेट्स हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में या स्टेट्स में डिवाइड होते हैं. तो ये एक बार आप देख लीजिएगा. लास्ट में सबसे लेटेस्ट वाला बता देती हूँ जो कि 2019 में था. 2 यूनियन टेरिटरीज बनी थी. पहली थी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी थी लद्दाख, जो कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से बना था. तो इसने
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया था। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिटीजनशिप, आई कैन आई टेक 5 minutes ब्रेक? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब इस यूनिट पे हम करने वाले सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है, पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम लोग को पता चलता है, सेकेंड पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में। ऐसे हमारे लक्ष्मीकांत में भी चैप्टर्स आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। हमने देख लिया कि कैसे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है। अब देखेंगे जैसे हमें हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी या फिर इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है या कैसे इसको लूज़ कर सकते हैं। ओके, राइट्स जो हमारे खाली इंडिया को मिले हैं, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं, और राइट्स जो हमारे एलियन मतलब जो इंडियन सिटीजन नहीं है उनको हम एलियन सिटीजन बोलते हैं, उनको मिले हैं। ओके, सबसे पहले जो इंडियन सिटीजन को मिले हैं वो राइट्स कौन कौन से? वो है दे एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इंडियन सिटीजन जो है हमारे, उनके पास सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं। ओके, द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। सो राइट्स ओनली टू द सिटीजन, उसमें आप ये ध्यान दीजिए कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये हमारे जो 5 आर्टिकल हैं या फंडामेंटल राइट्स ऐसा मैं बोल सकती हूँ, 5 फंडामेंटल राइट ये ओनली सिटीजन को है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, आर्टिकल नंबर 15 जो है कि है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ पे, वो आर्टिकल 15 में वो खाली हमारे सिटीजन्स को मिला है। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, वो भी हमारे सिर्फ इंडियन सिटीजन के पास है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, आर्टिकल 19, वो भी सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो भी हमारे सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास है। फिर राइट टू वोट इन द इलेक्शन, वो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स के पास है। राइट टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शन ऑफ अ पार्लियामेंट, वो भी है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हमें मेंबरशिप देनी होती है किसी भी लोकसभा राज्यसभा, तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि ही शुड बी इंडियन सिटीजन, ओके, ही और शी शुड बी एन इंडियन सिटीजन। फिर एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टन पब्लिक ऑफिसेज, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी खाली इंडियन सिटीजन बन सकता है। वाइस प्रेसिडेंट, जज, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये सारी पोजीशन ओनली फॉर इंडियंस हैं। ओके, सो अगर कोई सिटीज़न अपना सिटीजनशिप दे देता है तो वो फिर ये सब पोजीशन पे नहीं ऐड कर सकता। राइट्स जो हमारे इंडियन सिटीज़न को मिले हैं प्लस बाकी सिटीजन्स को भी मिले हुए हैं, बाकी आउटर पीपल को भी मिले हुए हैं अदर कंट्रीज़ के, उसको बोलते हैं राइट्स टू एलियन। तो ये है एलियंस आर द सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट्स एंड हेंस डू नॉट एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और all other right except article 15, 16, 19, 29, 30 are enjoyed by same चीज़ जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखा था वही। फर्दर एनिमी एलियंस डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, और जो हमारे एनिमी एलियन हो मतलब जो हमारे दुश्मन के हो गए उनके पास तो ये वाला राइट भी नहीं है, 22 वाला भी। ओके, नोट इन इंडिया both a citizen by birth as well as naturalized citizen are eligible for office of president, while in USA only a citizen by birth and not a naturalized citizen is eligible for the office of president. British citizens staying in India cannot claim freedom of trade and profession. Okay, the next is it only constitutional provisions जो हमारे citizenship में है आर्टिकल 5 to 11 वो सब देख लेते हैं। It only identify the person who became citizen of India
एट इट कमेंसमेंट ऑन 26 जनवरी 1950। तो हम इंडियन सिटीजन किसको माना जाएगा वो बताने की यहाँ पे कोशिश की। वो है नाइदर एनी परमानेंट नॉर एनी एलिबरेट प्रोविजंस, उसके बारे में नहीं दिए गए। एंड इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप। एम्पावर द पार्लियामेंट टू एनैक्ट अ लॉ। ओके, सो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तो उनके पास जो पावर थी कि सिटीजनशिप के बारे में, तो उन्होंने बोला कि ये जो भी है सिटीजनशिप किसको मिलेगी, कैसे उसको हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, कैसे उसको रिनाउंसिएट कर सकते हैं, ये सब पावर, ये सब के ऊपर लॉ बनाने की पावर उन्होंने पार्लियामेंट को दे दी थी। इसलिए पार्लियामेंट ने हमारा सिटीजनशिप एक्ट बनाया था और 1955, और इसमें ये उन्होंने एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप और लॉस ऑफ सिटीजनशिप किस किस तरीके से हो सकते उसके बारे में बताया। ओके, तो सबसे पहले ये यहाँ पे तो आर्टिकल्स के बारे में दिया है हमने, जैसे कि 1 to 4 आर्टिकल तो हमने पहले यूनियन टेरिटरी वाले चैप्टर में पढ़ लिए थे। अब आर्टिकल 5, 6, 7, 8 हमें बताएगा सिटीजनशिप के बारे में। तो स्टार्टिंग विद आर्टिकल 5, पर्सन who had its domicile in India or also fulfill any of the three conditions, that is he is born in India, his either of the parents was born in India, or he has been ordinary resident of India for 5 years immediately before the commencement of the constitution becomes a citizen of India। तो ये हमारा आर्टिकल 5 जो है वो कब बताता है, इंडिपेंडेंट के टाइम पे कौन इंडिया का कहा जाएगा, कौन पाकिस्तानी, वो बताया है की कोशिश की गई। तो आर्टिकल 5 हमारा बताता है कि जो भी सिटीज़न, जो भी पर्सन इंडिया में बॉर्न होता है, या फिर उसके पेरेंट्स ऑलरेडी, आइदर पेरेंट्स, या तो मदर या तो फादर, कोई भी एक इंडियन होता है, या फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या कमेंसमेंट हुआ था उसके 5 साल पहले से वो इंडिया में रह रहा है, उसको हम इंडियन सिटीज़न कंसिडर करेंगे और इंडियन सिटीजनशिप की तरह इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी। देन आर्टिकल 6, a person who migrated to India from Pakistan, if he or either of his parents or his grandparents was born in undivided India and also fulfill 2 conditions. Article 6 is talking about a person who has migrated from to India from Pakistan। तो जब हमारा पार्टीशन हो रहा था तो बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में आए, बहुत सारे पाकिस्तान गए, फिर बहुत सारे पाकिस्तान से वापस इंडिया आए। ओके, तो इसलिए आर्टिकल 6 वो उसके बारे में बताता है कि अगर कोई पर्सन, उसके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं, प्लस 2 क्राइटेरिया और हैं, जो कि ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 19, 1948, हैज़ बीन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ इमिग्रेशन। और अगर वो इंडिया में आ गया 19 जुलाई 1948 के बाद, तो तब से तो वो इंडियन सिटीजन कंसिडर किया जाएगा। एंड ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948 एंड ही हैड बीन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया since the date of his migration। ये तो सेम पॉइंट लिखा हुआ है 1948, व्हाट इज दिस, यहाँ पे ये और में बड़ा है, ये सेम पॉइंट है, प्लस वो एक 6 मंथ के लिए वहाँ पे रेसिडेंस हुआ, उसको हमने इंडियन सिटीजनशिप दिए। आर्टिकल 7 states that a person who migrated to Pakistan from India after March 1st, 1947, returned to India for resettlement, had been resident for 6 months preceding to the date of the application। तो एक सिटीज़न जो पहले इंडिया में था, फिर वो पाकिस्तान में चला गया, फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया में आ गया, कब से, 1 जनवरी 1947 से पहले, प्लस उसने 6 मंथ इंडिया में रिसाइड किया है, वो इंडियन के लिए इंडियन कंसिडर किया जाएगा। एंड आर्टिकल 8 प्रोविजन पावर्स द ओवरसीज सिटीजन हु वांट्स टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। तो ये आर्टिकल 8 पावर देता है ओवरसीज सिटीजनशिप को, सिटीजन्स को, उनको किस तरह से वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ये हमारे पार्लियामेंट ने बनाया था कि कैसे हम अपने जो भी सिटीज़न है वो अपनी सिटीजनशिप लूज़ कर सकते हैं, या कैसे एक ऑर्डिनरी मेंबर इंडिया का सिटीजन बन सकता है। पहला तो है बाय बर्थ बन सकता है, फिर है बाय डिसेंट बन सकता है, बाय रजिस्ट्रेशन बन सकता है, बाय नेचुरलाइजेशन बन सकता है, एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज बन सकता है। तो ये 5 मेथड्स है, वो लास्ट में मैं भी आपको बताऊंगी।
जैसे कि हो गया बर्थ से बन सकता है, डिसेंट से बन सकता है, नेचुरलाइजेशन से बन सकता है, फिर रजिस्ट्रेशन से बन सकता है, एंड लास्ट वन इज नेचुरलाइजेशन से बन सकता है और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से बन सकता है। ये 5 वेज से आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। A person born in India after 26 January 1950 but before 1st July is a citizen of India by birth. So एक person जो 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ बट बिफोर 1 जुलाई 1987 से पहले वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा क्योंकि इंडिया में पैदा हुआ है। ओके, फिर सेकेंड है बॉर्न आफ्टर 1 जुलाई citizen only if either of his parents is a Indian citizen at the time of his birth. तो पहले हो गया कि कोई भी इंसान, कोई भी पहले बच्चा पैदा हुआ चाहे वो फॉरेनर्स का ही क्यों ना हो, बट वो अगर 26 जनवरी से लेके 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक बॉर्न हुआ तो वो इंडियन सिटीज़न कहलाया जाएगा इवन तो इसके पेरेंट्स फॉरेनर हुए। ओके, बट फिर बाद में इनको लगा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तो हम लोग ने उनने क्या किया कि 1 जुलाई के बाद से ये रूल रख दिया कि अब से जो भी सिटीज़न इंडियन तब कहलाएगा अगर उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक इंडियन है। फिर नेक्स्ट उन्होंने जो चेंज किया, फिर बॉर्न इन इंडिया आफ्टर दिसंबर 2004 आर कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ बोथ द पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया। और 2004 के बाद से ये रूल लगा दिया कि अगर इंडिया में पैदा हुए प्लस उसके दोनों सिटीजन अगर पेरेंट्स अगर इंडियन हुए तभी वो इंडियन कहलाएगा। ओके, नोट, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेनर डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस cannot acquire Indian citizenship by birth. फिर by descent रहने से मतलब person born outside India or after 26 January 1950 but before December 1992 is a citizen of India by descent if his father was a citizen of India at the time of his birth. फिर second है कि 3rd December 2004 onwards a person born outside India shall not be a citizen of India by descent unless his birth इस रजिस्टर। तो 3 दिसंबर 2004 के बाद से ये हो गया कि जब तक उसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा तब तक वो इंडियन सिटीज़न नहीं कराया जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं। फिर अ पर्सन जो कि इंडियन से मैरिज किया हुआ वो रजिस्टर कर सकता है, या फिर OCC कार्ड होल्डर्स लोग भी रजिस्टर करके इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। फिर नेचुरलाइजेशन मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, फिर सर्टिफिकेट होता है, तब उनको नेचुरलाइजेशन के सर्टिफिकेट वो मिल जाता है इंडियन। और अगर किसी टेरिटरी को इंडिया ने कैप्चर कर लिया तो उसके जो भी सिटीजन थे वो इंडियन कहलाने लगेंगे। ओके, सो अब मैं ये वीडियो लॉस ऑफ सिटीजनशिप और बाकी के चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के लक्ष्मीकांत कवर करेंगे। So please like, share and subscribe. Thank you.